हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लास 8th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर के हम देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को एंड तक और शुरू करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत होती है। इसका आंसर होगा, अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है जिसके कारण है, it states a set of rules based on which people belonging to different religions and communities can peacefully coexist with each other। देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी एक बुक है और उसमें बहुत सारे रूल्स हैं जिनको लोगों को फॉलो करना होता है। और समाज में अलग अलग तरह के रिलीजन्स के और अलग अलग तरह के जातियों के लोग रहते हैं, तो उनमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं, अगर लोग उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो लड़ाई झगड़े नहीं हो पाते हैं और समाज में जो है एक डिसिप्लिन बना रहता है। और इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग जातियों के लोग साथ मिलकर रह पाते हैं आराम से, शांति से। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि ताकि अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग साथ मिलकर रह सकें शांति से, आराम से। फिर उसके बाद दूसरी ज़रूरत ये है कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द लीडर्स माइट मिसयूज देयर पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस, क्योंकि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है। डेमोक्रेसी में लोग अपने पसंद के नेताओं को वोट देते हैं और फिर जो नेता जीतकर मिनिस्टर्स बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, वो अपने पावर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं, उनको गलत तरीके से उनका यूज़ कर सकते हैं। तो नेताओं को, लीडर्स को अपनी पावर्स का मिसयूज़ करने से रोकने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स होते हैं जिनको उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है। और इस तरह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो नेताओं को, लीडर्स को अपनी पावर्स को गलत तरीके से यूज़ करने से रोकता है। फिर उसके बाद तीसरी ज़रूरत में या तीसरे कारण में आप ये लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट्स देयर फ्रीडम। मतलब कि जो किसी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स देता है, कुछ अधिकार देता है जिससे कि यहाँ के जो लोग हैं वो एक खुशहाल लाइफ जी सकें। और साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये अपने सिटीजन्स की फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करता है, उनकी स्वतंत्रता को भी प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, लुक एट द वर्डिंग्स ऑफ द टू डॉक्यूमेंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे नीचे आपके लिए एक टेबल जैसा बनाया हुआ है और उसमें दो कॉलम हैं। उन दोनों कॉलम्स को आपको पढ़ना है। द फर्स्ट column is from the 1990 Nepal Constitution. The second column is from the more recent Constitution of Nepal. तो फर्स्ट कॉलम में जो लिखा है वो 1990 में नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उससे लिया गया है, और जो सेकंड कॉलम है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो बाद में, उसके बाद जो नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे लिया गया है। और ये जो दो कॉलम्स हैं, इन दो कॉलम्स में जो है गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबव टू कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेपाल। तो आपको बताना है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस में जो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, आर्टिकल 35 ऑफ द 1990 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल स्टेट्स दैट द होल पावर्स टू रूल द कंट्री इज वेस्टेड in the king of the country and the ministers appointed under him। यानी 1990 का जो नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन था
है ना। तो इसका जो आर्टिकल 35 है जिसके बारे में कॉलम 1 में बताया गया है, तो उसमें ये लिखा गया है कि जो नेपाल की जो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी पूरी की पूरी पावर राजा में होगी, यानी रूल करने की, कंट्री पे रूल करने की पूरी पावर राजा के पास होगी। और राजा जिन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, यानी जिन लोगों को मिनिस्टर बनाएगा, उनके पास होगी। फिर उसके बाद है ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 75 ऑफ द 2015 Constitution of Nepal states that the rules and management of the country will be based on the laws mentioned in the constitution of the country under the supervision of the Council of Ministers। मतलब वहीं दूसरी तरफ जो 2015 का जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके आर्टिकल 75 में जिसके बारे में कि कॉलम 2 में बताया गया है, तो इसमें ये बताया गया है कि जो कंट्री पे जो रूल होगा, कंट्री पे जो शासन होगा, वो रूल्स के द्वारा होगा और जो मैनेजमेंट बना रखा है उनके द्वारा होगा। 2015 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज हैं, कुछ नियम बताए गए हैं और इन्हीं लॉज के बेस पे जो है नेपाल का रूल होगा, नेपाल पे रूल किया जाएगा। और जो मिनिस्टर्स हैं वो ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिन नियमों के बारे में बताया गया है, लोग उन नियमों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे देखो, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो आपसे पूछा गया है कि क्या होता कि अगर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी जिन लोगों को हम वोट दे के नेता बनाते हैं, लीडर्स बनाते हैं, मिनिस्टर्स बनाते हैं, उन लोगों की पावर्स पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई भी पाबंदी ना हो उन लोगों पे। वो चाहे तो नियमों को माने, चाहे तो नियमों को ना माने। तो ऐसा होता तो क्या होता, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा, इफ़ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ द elected representatives, there is always a possibility that the leaders might misuse their authority and use it for wrong purposes। तो हमारे जो नेता हैं, जो मिनिस्टर्स लोग हैं, तो अगर इनकी जो पावर्स है उन पे हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में इन पर पाबंदी लगाने के नियम नहीं होंगे, तो ये क्या करेंगे, ये अपने पावर्स का मिसयूज़ करेंगे, है ना, अपनी पावर्स का मिसयूज़ करेंगे और उल्टे सीधे काम करेंगे। हैंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड मेजर्स टू सेफगार्ड द कंट्री अगेंस्ट सच मिसयूज़ ऑफ पावर बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं, सभी को मानने होते हैं, ताकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो नेता लोग हैं, ये अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना करें, यानी अपनी पावर्स का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, राइट वन रीज़न व्हाई यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रेस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ द माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दीज सिचुएशंस। मतलब जो है यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और आपको बताना है कि इन सिचुएशन में माइनॉरिटी में कौन लोग हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी में आएंगे। माइनॉरिटी का मतलब होता है कोई ऐसा ग्रुप कि जिसमें लोगों की जो संख्या है वो किसी दूसरे ग्रुप से कम हो, तो वो है माइनॉरिटी ग्रुप। साथ में आपको बताना है, ये भी बताना है कि जो ये सिचुएशंस हैं, है ना, यहाँ पे हमें माइनॉरिटी जो लोग होते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप के जो लोग होते हैं, उनके जो व्यूज़ हैं, उनके जो विचार हैं, हमें उनके विचारों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, यानी हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ज़्यादा हैं तो ये क्या कर लेंगे, हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी आपको बताना है, इसका कारण आपको बताना है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए हर एक सिचुएशन में, ठीक है। तो पहली सिचुएशन है
पहली सिचुएशन है इसका ए पार्ट, और ये है इन अ स्कूल विद 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। यानी एक स्कूल है और उसमें 30 टीचर्स हैं, और इन 30 टीचर्स में से 20 क्या है, मेल हैं, यानी पुरुष हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द माइनॉरिटी हेयर आर द 10 फीमेल टीचर्स टीचिंग इन द स्कूल। तो यहाँ पे माइनॉरिटी में कौन होगा इस सिचुएशन में? तो इस सिचुएशन में देखो 30 टीचर हैं और उनमें से 20 तो मेल हैं, तो फीमेल होंगी 10, ठीक है, 10 फीमेल टीचर होंगी। तो माइनॉरिटी में कौन है? 10 फीमेल टीचर्स, क्योंकि वो कम हैं, ठीक है, मेल टीचर्स ज़्यादा हैं, 20 हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि 10 टीचर्स जो फीमेल हैं वो यहाँ पे माइनॉरिटी में होंगी। फिर उसके बाद है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट द व्यूज़ ऑफ द माइनॉरिटी सो दैट दे डू नॉट फील लेफ्ट आउट और अंडर पावर्ड बाय द मेजॉरिटी। तो यहाँ पे हमें जो वो 10 फीमेल टीचर्स हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं, उनके व्यूज़, उनके विचारों को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ताकि उन्हें ऐसा फील ना हो कि वो अकेले हैं या वो कमज़ोर हैं या उनकी बात कोई सुनता नहीं है। फिर आगे इसका बी पार्ट है कि इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट्स, कि एक सिटी है और वहाँ पे 5% जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है, यानी बौद्ध धर्म वाले हैं। तो इसका आंसर होगा 5% ऑफ बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी, यानी जो 5% बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, वो यहाँ पे माइनॉरिटी में होंगे, क्योंकि जो 95% है वो किसी दूसरे रिलीजन वाले होंगे, दूसरे धर्म को मानने वाले होंगे। तो कम कौन है? बुद्धिस्ट, जो कि 5% है। Their views should be respected just because they are in a minority with different religious beliefs. They should not be disrespected. तो यहाँ पे हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनके विचारों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनके विचारों की हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा इसलिए है तो केवल इसलिए कि वो माइनॉरिटी में हैं और दूसरे रिलीजन को मानते हैं, हमें उनके रिलीजन का, उनके धर्म का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, यानी उनके धर्म के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए, उनके धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि हमारे रिलीजन के बारे में ये लोग बुरा सोचते हैं या हमारे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद इसका सी पार्ट है और ये है कि इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियंस, यानी एक फैक्ट्री मेस है, यानी एक खाने की एक कैंटीन जैसी है जहाँ पे लोग, फैक्ट्री के लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, खाना खाते हैं, और इन सभी लोगों में से जो 80% लोग हैं वो वेजिटेरियंस हैं, यानी वो लोग मीट मांस नहीं खाते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे 20% ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज़ आर इन माइनॉरिटी। तो 80% तो वेजिटेरियन है, तो बाकी के जो 20% होंगे वो क्या होंगे? नॉन वेजिटेरियन। तो इसलिए वो 20% क्योंकि कम है तो इसीलिए वो एम्प्लॉयज़, नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज़ माइनॉरिटी में है यहाँ पे। फिर आगे है देयर व्यूज़ शुड बी रेस्पेक्टेड एज ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ देयर पर्सनल चॉइस। तो हमें उनके व्यूज़ यानी उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो वो उनका पर्सनल मैटर है, यानी वो खा रहे हैं तो ये उनकी अपनी पसंद है, और जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाए, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और ये है द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन द अदर कॉलम राइट 2 sentences in your own words on why you think this feature is important। तो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है और उसमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। तो एक कॉलम में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कुछ विशेषताएं जो हैं, उसकी जो कुछ खास बातें हैं वो बताई गई हैं। ये है फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये 4 फीचर्स यानी 4 खास बातें, 4 विशेषताएं हैं। और जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको लिखना है कि ये जो विशेषताएं हैं
ये जो खास बातें हैं इनके बारे में आपको लगभग 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको पहला की फीचर जो है वो लिखना है और वो है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म के बारे में आप लिखेंगे कि अ गवर्नमेंट इन द सेंटर अलोन कुड नॉट बी इफेक्टिव फॉर एवरीवन। यानी जो सेंटर की जो गवर्नमेंट होती है वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती है, सब कुछ इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर सकती है। इंडिया हैज़ 3 टियर्स गवर्नमेंट। जो इंडिया है यहाँ पे 3 स्तर की 3 लेवल की गवर्नमेंट है। आगे आप लिखेंगे कि इंडिया नीड्स अ 3 टियर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल कंपोजिशन इन इट्स सिटीजन्स। तो इंडिया में जो 3 लेवल की गवर्नमेंट है, 3 टियर की गवर्नमेंट है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो अलग अलग रिलीजन्स को मानते हैं, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद सेकंड है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इसमें आप लिखेंगे टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। कि ताकि जो नेता हैं जिनको हमने अपना वोट देकर मिनिस्टर बनाया है वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाएँ, गलत तरीके से अपनी पावर्स को यूज़ ना कर सकें। इसीलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिस्टम है जिसमें कि पावर्स का सेपरेशन होता है, यानी पावर्स का बंटवारा होता है। फिर लिखेंगे आप ईच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ इट्स पावर्स फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पावर्स का सेपरेशन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसमें क्या किया गया है, गवर्नमेंट को अलग अलग ब्रांचेज में बांट दिया गया है और जो गवर्नमेंट की हर ब्रांच है उसकी पावर्स फिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि उसको जितनी मर्जी उतनी पावर है, उसकी पावर्स फिक्स हैं और उनकी जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं। फिर उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स और ये है फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स गिवन टू ऑल द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट द अदर सिटीजन्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऐसे राइट्स हैं जो कि कोई भी जो देश होता है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए अपने सिटीजन्स को देता है ताकि जो सरकार है या जो उसी देश के दूसरे सिटीजन्स हैं वो उसका शोषण ना कर सकें, उसको एक्सप्लॉइट ना कर सकें। फिर उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इसमें आप लिखेंगे कि इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर ऑल सिटीजन्स। द आइडिया ऑफ अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है वो ऐसी गवर्नमेंट होती है कि जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपने सारे सिटीजन्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देता है, यानी 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देता है। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये इक्वालिटी के सिद्धांत पे, इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है।